तो दोस्तों अभी हाल ही में साउथ की तरफ से एक मूवी आई है रॉबिन हुड। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और धमाकेदार भी है, यानी कॉमेडी और एक्शन से भरी पड़ी है। तो देखकर मजा आ गया। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं ना। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम सामी नाम के एक गुंडे को देखते हैं जो बहुत बड़ा स्मगलर था। उसे गांजे की खेती के लिए जमीन चाहिए थी। तो एक दिन वह अपने लोगों के बताने के हिसाब से वह रुद्रपुर गांव में आता है। वह वहाँ की जमीन देखता है, खुश हो जाता है। उसका कहना था कि ये जमीन सोना है, यहाँ पर गांजा की खेती बहुत अच्छी होगी। इसलिए वह वर्धा से कहता है कि हे वर्धा, मुझे ये पूरा का पूरा गांव चाहिए। अगर कोई भी बीच में आया तो उसे खत्म कर देना। तो ये कहते हुए सामी वहाँ से चला आता है। उसके बाद हम दूसरी तरफ एक आश्रम को देखते हैं। वहाँ बच्चों की हालत खराब थी क्योंकि उन्हें ढंग से पेट भर खाना नहीं मिल रहा था। आश्रम का मेन मालिक किसी को फोन लगाकर उसे सारी सच्चाई बताता है कि जो भी यहाँ मदद करने के लिए आता है वह सिर्फ दिखावे के लिए ही आता है। सब अपना पेट भरना चाहते हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद करें। तो हम देखते हैं कि उन्हें वहाँ से भी मदद नहीं मिलती। अब हम आश्रम के बच्चों को देखते हैं। वह आपस में बात कर रहे थे कि इंसान इतने लालची क्यों होते हैं। जो भी यहाँ आता है सब अपनी जेब भी भरने की कोशिश करते हैं। हमने सोचा था कि पढ़ लिख कर कुछ नाम रोशन करेंगे, बट यहाँ पर सब चोर ही हैं। तभी पास बैठा एक लड़का बोलता है कि जिसका नाम था राम। उसका कहना था कि इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर। हम हर दिन वही वचन लेते हैं ना, इसका मतलब ये देश हमारा परिवार है, हम भी उसी परिवार से हैं, इसलिए परिवार में सबका हक बराबर का होता है। राम कहता है कि तुम लोग पढ़ना चाहते हो ना, तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा। बच्चे पूछते हैं कि वो कैसे। तो राम को एक प्लान सूझता है। दरअसल उसका सोचना था कि जितने भी अमीर लोग हैं ना, जो गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, उनके पैसों को चोरी करना और फिर उन्हीं पैसों को आश्रम में देना, जिससे आश्रम के बच्चे पेट भर खाना खा सके और पढ़ सके। तो हम देखते हैं कि राम उन्हीं लोगों से शुरुआत करता है जो आश्रम के लिए डोनेशन में मिले पैसों को खाए थे। तो वह बड़ी चालाकी से उनके पैसे चोरी करके आश्रम को दे देता है, जिससे बच्चे बहुत खुश थे। हम देखते हैं कि राम के साथ उसका एक दोस्त भी था जो कंप्यूटर पर बैठकर उसे हर एक इंफॉर्मेशन देता था और किसका पैसा कहाँ ट्रांसफर करना था ये सब करता था। तो सारा शहर इस चोर से परेशान था और उसका नाम रखा जाता है रॉबिन हुड। तो अब कुछ साल बीत जाते हैं। हम होम मिनिस्टर को देखते हैं जिसके पैसों को भी रॉबिन हुड ने चोरी किया था। वह बहुत परेशान था। वह अफसर से कहता है कि ये हमारी तिजोरी खाली कर रहा है और मीडिया वाले उसे हीरो बना रहे हैं। ऐसे तो मैं धीरे धीरे कंगाल हो जाऊंगा। मैं होम मिनिस्टर होकर भी कुछ उसका उखाड़ नहीं पा रहा हूँ। मिनिस्टर ऑफिसर से कहता है कि कुछ भी हो जाए उसे हर हाल में पकड़ना है। तभी ऑफिसर उसे एक दूसरे ऑफिसर के बारे में बताता है जिसका नाम था विक्टर। उसका कहना है वह था कि वह जंगली कुत्ता है, वह उसको सूंघ कर पकड़ लेगा। उसने अभी तक जितने भी केस हाथ में लिए हैं ना, सभी सॉल्व किए हैं। अब हम विक्टर को देखते हैं जिसके पास दो लोग आते हैं, हस्बैंड वाइफ। उनका सोना चोरी हो गया था, वह भी बहुत ज्यादा। तो उसके जिसके घर चोरी हुई थी ना, उसने रॉबिन हुड को देखा था। वह कहते हैं कि उसकी हाइट 6 फीट थी। वह फिट था, यानी बिल्कुल हीरो की तरह, बट उसने चेहरे पर मास्क लगाए हुए था। अब विक्टर उनका बयान सुनते ही अपनी टीम से कहता है कि उसने तो सोना चुरा लिया है, बट वह उसे बेचने मार्केट में ही जाएगा। वह कहता है कि मार्केट में जितने भी सोने की दुकान है ना, उसमें से जो सबसे बड़ा होगा उसी के पास वह जा सकता है। अब हम विक्टर सभी सुनारों की डिटेल निकलवाता है, जिनमें से एक चमन लाल नाम का सुनार सबसे बड़ा था। तो विक्टर उसी की दुकान के पास अपनी पुलिस टीम को खुफिया की तरह लगाता है। तो हम देखते हैं कि राम का दोस्त जैसे ही चमन लाल से सोना डील करने को बोलता है ना, तो वह उसे बताता है कि बाहर पुलिस वाले तैनात है, आज डील करना मुश्किल है। ये बात उसका दोस्त राम को बताता है। राम उसकी बात नहीं मानता, वह बैग लेकर निकल पड़ता है। हम देखते हैं कि उसी टाइम कुछ लोग धुएं का छिड़काव कर रहे थे। वह पीछे बैग टांगे थे। तो विक्टर को डाउट होता है कि यही चोर हो सकता है। तो विक्टर उनकी तलाशी लेता है। इतने में राम को 10 मिनट का समय मिल जाता है। वह चमन लाल को सोना दे देता है।
यानी डील पक्की हो जाती है। तभी विक्टर दुकान वाले को बाहर बुलाता है, उससे पूछता है कि सोना कहाँ है। वह बताता है कि मेरा नाम चमन लाल नहीं है, हीरा लाल है। ये सुनते ही विक्टर शॉक। दरअसल राम ने उनकी दुकान का नेम बोर्ड चेंज कर दिया था, जिससे वह चमन लाल के बजाय हीरा लाल की दुकान के सामने पहरेदारी कर रहे थे। तो कुछ इस तरह रॉबिन हुड एक बार फिर सबको चकमा दे देता है। विक्टर कहता है कि पहली बार कोई टक्कर का खिलाड़ी मिला है, वह मुझसे बचेगा नहीं। अब कुछ दिन बाद राम एक बार फिर से चोरी करने का प्लान बनाता है। वह इस बार एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर चोरी करने जाता है। वह जैसे तैसे उसके अंदर एंटर करते हुए तिजोरी तक पहुंचता है, बट वह देखता है कि तिजोरी में कुछ नहीं था, यानी वह विक्टर के जाल में फंस चुका था। विक्टर अपनी टीम के साथ उसको पकड़ने के लिए आता है। वहीं राम बचते हुए ऊपर की तरफ भागता है। वह भागते हुए ऊपर छत पर हेलीपैड के बगल में एक रूम में छिप जाता है। हम देखते हैं कि विक्टर भी वहां पहुंच चुका था। विक्टर जैसे उसको पकड़ने जाता है, तभी राम उसे एक रॉड से मारने की कोशिश करता है और कहता है कि रॉबिन हुड, तुझे मैंने पकड़ लिया। तभी एक इंस्पेक्टर बोलता है कि ये रॉबिन हुड नहीं, स्पेशल ऑफिसर है। राम गुस्से से कहता है कि आज भी वह मेरे हाथों से बच गया। विक्टर गुस्से से पूछता है कि अबे ये कौन है। तभी पता चलता है कि राम ने चोरी करने से पहले ही सबसे पहले इसी ने रॉबिन हुड के खिलाफ एफआईआर लिखवाया था। उसका कहना था कि वह स्टॉक ब्रोकर का बेटा है, उसके घर में रॉबिन हुड ने चोरी की है। तो अफसर उसे एफआईआर लिखवाते समय देखा था। तो वह कुछ इस तरह बड़ी चालाकी से राम इस बार भी बच जाता है। राम कहता है कि मैं उसे हर हाल में पकड़ लूंगा। ये सुनते ही विक्टर गुस्से से बोलता है कि तू खुद को हीरो समझता है क्या, मैं उसे पकड़ूंगा। आज के बाद तू हमारे काम के आड़े आया तो तुझे रॉबिन हुड बनाकर अंदर कर दूंगा। अब राम वहाँ से चला आता है। विक्टर कहता है कि इस पर नजर रखना। वेल अब रात को राम आश्रम में आता है। वह मूर्ति सर को देखते हुए कहता है कि बचपन में जब मैं सड़कों पर लवारिस बनकर घूम रहा था ना, तो उस समय मेरे सर पर हाथ रखने वाले मूर्ति सर हैं। अगर मैं पकड़ा गया तो इनको भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आज से मैं चोरी करना छोड़ रहा हूँ। अब मैं नौकरी कर लूंगा। वेल अब हम एक फार्मा कंपनी को देखते हैं जिसने कैंसर के इलाज के लिए जीत हासिल की थी, जिसका बहुत ज्यादा नाम हो रहा था। उस कंपनी का ओनर एक इंडियन था जिसका नाम था अभिनव वासुदेव। अब हम वासुदेव को देखते हैं जिसका सेक्रेटरी सुब्बा राव था। वह कहता है कि आपको इंडिया के अंदर परमिशन नहीं मिली, इसीलिए आपने यहाँ आकर कंपनी खोली, बट अब इंडिया के लोग आपको परेशान कर रहे हैं कि आप फार्मा कंपनी को इंडिया के अंदर भी खोलें। यानी सक्सेस से सुब्बा राव बहुत खुश था। वह वासुदेव से कहता है कि सर इस पर पार्टी तो बनती है। तभी वासुदेव बोलता है कि मैं थोड़ा परेशान हूँ यार। सुब्बा राव पूछता है कि किस वजह से। वासुदेव का कहना था कि वह अपनी बेटी की वजह से परेशान है। दरअसल उसकी बेटी को खुद की पहचान चाहिए थी, कोई भी उसको उसके नाम से नहीं जानता था, सब वासुदेव की डॉटर कहकर बुलाते थे। इसी चीज से वह नाराज थी। तो उसका कहना था कि ऐसा नहीं है कि अमीर बाप की बेटी के अंदर टैलेंट नहीं होता, बस उसकी कोई कदर नहीं करता। उसने एडमिशन के लिए दिन रात मेहनत की। जब टीचर के पास गई तो उन्होंने उसकी कॉपी चेक नहीं की और बोला कि आप वासुदेव की बेटी हो, उसकी क्या जरूरत। तो मिला जुला कर नीरा परेशान थी। वह इंडिया जाना चाहती थी। दरअसल उसे उसके गाँव रूदपुर से कॉल आ रहा था कि उसके दादाजी बीमार हैं। हालांकि उसे सामी के गुंडे जबरदस्ती बुला रहे थे, क्योंकि जो गांजे उगाने की जमीन थी ना वह वासुदेव की ही थी। तो वासुदेव के पास लाइसेंस था, वह कहीं भी गांजा उगा सकता था। तो उसी लाइसेंस को पाने के लिए सामी वासुदेव की बेटी को इंडिया बुलाना चाहता था, जिसका दादा उसी गांव में रहता था। तो उनको अगवा करके जबरदस्ती उसकी बेटी को बुला रहे थे। तो हम देखते हैं कि वासुदेव परेशान था। वह कहता है कि वह वहां जाने की जिद कर रही है, अगर उसे कुछ हो गया तो। तभी सुब्बा राव कहता है कि आप चिंता ना करें, इसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इतने में नीरा कहती है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे हर मिनट कॉल करके परेशान मत करना, मुझे आजादी चाहिए। तभी सुब्बा राव कहता है कि ठीक है, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे साथ ज्योति जाएगा जो हर चीज एक खबर हमें देगा। सुब्बा राव ज्योति से कहता है कि इंडिया की नंबर 1 बेस्ट सिक्योरिटी को हायर करना। अब हम ज्योति को देखते हैं। वह कहता है कि मैं गूगल पे बेस्ट सिक्योरिटी ढूंढता हूँ। तो वह गूगल पर इंडिया नंबर 1 बेस्ट सिक्योरिटी टाइप करता है, जिससे इंडिया की सबसे घटिया सिक्योरिटी एजेंसी से कांटेक्ट होता है। दरअसल उसने अपनी एजेंसी का नाम ही यही रखा था। उसका ऑनर था जॉन स्नो। वह भगवान से विनती कर रहा था कि ये काम दिला दो, अभी तक मुझे जितना भी काम मिला है मैं अपने कस्टमर को खुश नहीं कर पाया। तभी उसका एजेंट विनोद कहता है कि कस्टमर क्या, आपने मुझे भी खुश नहीं किया। वेल तभी वहाँ राम आ जाता है। वह कहता है कि मुझे मूर्ति सर ने भेजा है। राम उसकी खूब तारीफ
तारीफ करता है, जिससे जॉन स्नो खुश होता है और उसे अपने काम पर रख लेता है। इतने में ज्योति वहाँ कॉल करता है। वह कहता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ। ये सुनते ही जॉन स्नो शॉक हो जाता है। वह कहता है कि ऑस्ट्रेलिया से फोन आया है। तभी ज्योति उसे बताता है कि फार्मा कंपनी की एमडी की बेटी नीरा इंडिया आ रही है, उसे जेट प्लस सिक्योरिटी चाहिए। तो जॉन स्नो कहता है कि ठीक है। तभी ज्योति उससे पैसे के बारे में पूछता है तो राम कहता है कि बोल दो कि मैनेजिंग टीम बात करेगी। इस पर जॉन स्नो और शौक लगता है। वह कहता है कि अभी तक मुझे 25,000 से ज्यादा का काम नहीं मिला है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया से काम आया है तो 70,000 मांग लेना। तभी राम 1 लाख बोलता है। ये सुनते ही जॉन स्नो कहता है कि इतना ज्यादा वह नहीं देगा। राम मुस्कुराते हुए बोलता है कि $1 लाख। इतने में जॉन स्नो की सिट्टी पिट्टी गुल यानी कुल 75 लाख। ये सुनते ही ज्योति तुरंत हाँ बोल देता है। वह तुरंत 75 लाख रुपए डाल देता है। ये देखकर राम थोड़ा अजीब लगता है। वह कहता है कि मैंने लगता है कि कम मांग लिया। फिर वह कहता है कि एडवांस मिल गया है, काम होने के बाद पूरा दे देना, यानी 1.5 करोड़। जॉन स्नो हिल जाता है। वह कहता है कि तुम मेरे लिए भगवान हो, मैं पूरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं कमा पाता। तभी राम 50 लाख खुद मांगता है। तो जॉन स्नो कहता है कि ठीक है। वेल अब उनको टोटल 6 लोग चाहिए थे तो वह किराए पर रख लेते हैं। उसके बाद हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं। जॉन स्नो और रॉबिन हुड सिक्योरिटी के गेटअप में आते हैं। राम नीरा को देखकर हिल जाता है। वह कहता है कि ये तो बिना फिल्टर के खूबसूरत दिख रही है। तभी जॉन स्नो कहता है कि तू तो लड़की को देख रहा है, मैं तो उस लड़के को देखकर हिल गया हूँ जिसे फोन पर टोपी पहनाया था। अब सामने से उसे कैसे हैंडल करूंगा। राम कहता है कि चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। अगर वह कुछ भी पूछे तो कॉन्फिडेंशियल बोलना। वेल अब रॉबिन हुड नीरा के पास फूल लेकर जाता है। उसे कहता है कि वेलकम मैम, फ्लाइट कैसी थी। तभी वह कहती है कि बुरी थी, क्या कर लोगे, यानी उसकी बेइज्जती हो जाती है। राम कहता है कि गुरुजी ये लड़की थोड़ी टेढ़ी लग रही है, इससे जितना कम बात करोगे उतने फायदे में रहोगे। जॉन स्नो बोलता है कि अबे 1.5 करोड़ दे रही है, वह कुछ भी बोले मैं सह लूंगा। इतने में नीरा ज्योति को भी बोलती है कि जैसे फोन साइलेंट मोड में रहता है ना, वैसे ही तुम भी साइलेंट रहो। तभी ज्योति देखता है कि सिर्फ 6 लोग हैं तो वह कहता है कि क्या फ्रॉड चल रहा है, मैंने तो जेट प्लस सिक्योरिटी बोला था, यहाँ तो सिर्फ 6 लोग हैं। अब राम उसे बोलता है कि सिर्फ 6 लोग दिख रहे हैं, बाकी सब खुफिया हैं, यानी वह एयरपोर्ट की भी सिक्योरिटी को अपनी सिक्योरिटी बताता है, जिससे ज्योति खुश हो जाता है। वेल अब हम देखते हैं कि एयरपोर्ट से निकल पड़ते हैं। वहीं कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे बट वह नहीं पाते। कुछ समय बाद वह एक होटल में रुकते हैं। राम कहता है कि मैम आज आपको यहीं पर रुकना होगा, हम कल सुबह रुद्रकुंडा गांव के लिए निकलेंगे। तभी नीरा कहती है कि ठीक है, उससे पहले मुझे यहाँ के बेस्ट प्लेस जाना है। वहीं इधर होम मिनिस्टर विक्टर को बुलाता है, उसे सिक्योरिटी की पोस्टिंग कर रहा था। विक्टर कहता है कि मैं तो रॉबिन हुड वाले केस पर काम कर रहा हूँ ना। तभी मिनिस्टर कहता है कि क्या उखाड़ लिया बे, तुझसे कुछ नहीं होगा, तुझे शेर बोला था लेकिन तू तो कुत्ता है। इतने में विक्टर गुस्सा होकर खुद के हाथ पर गोली चला लेता है और कहता है कि मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए और उसी 1 हफ्ते में मैं उसे पकड़ लूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन स्नो नीरा को बेस्ट प्लेस ले जाता है, यानी एक मॉल में जिसका नाम ही बेस्ट प्लेस था। नीरा देखते ही चिढ़ जाती है। वह कहते कि ये है तुम्हारा बेस्ट प्लेस। अब वह अंदर जाते हैं तो वहाँ हम एक बच्ची को देखते हैं जो मदर से कहती है कि मदर मेरा कल बर्थडे है, मुझे चॉकलेट चाहिए। मदर के पास पैसे नहीं थे। वह कहती कि हम कल ले लेंगे। हालांकि ये सब नीरा देख रही थी। वह शॉप वाले से इशारा करती है कि चॉकलेट दे दो, पैसे मैं दे दूंगी। वेल वह चॉकलेट दे देता है। बच्ची बहुत खुश थी। वहीं राम भी ये देख रहा था, उसे भी मैम का ये बिहेवियर देखकर बहुत अच्छा लगता है। तभी हम देखते हैं कि मॉल के अंदर कुछ लोग नीरा को घेर लेते हैं, उसके ऊपर चाकू रख देते हैं। नीरा डर जाती है। वहीं राम उनको जैसे ही मारने जाता है ना, इतने में अचानक जॉन स्नो आ जाता है। उसे देखते ही गुंडे भागने लगते हैं। ये देखकर सब हिल जाते हैं कि जॉन स्नो का इतना दबदबा। वहीं जब राम इस बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि ये सब जॉन स्नो नाटक कर रहा था। उसने भाड़े पर गुंडे बुलाए थे अपना दबदबा बनाने के लिए। वेल अब वह होटल आते हैं। नीरा जॉन स्नो की खूब तारीफ करती है और कहती है कि ठीक है कल गाँव चलेंगे। वहीं ज्योति बाहर चाय वाले से बातें कर रहा था, उसे भी सिक्योरिटी समझता है। वह कहता है कि तुम लोगों को सलाम है भाई। उसके बाद हम देखते हैं कि रात को कुछ गुंडे होटल के अंदर घुस जाते हैं। दरअसल वह नीरा को पकड़ने आए थे। हम देखते हैं कि राम गुंडों को मारकर गिरा देता है। फिर वह उनके लीडर को मारने जाता है तो उससे पूछता है कि तुम किस लिए आए हो। तो वह बताता है कि इसके लिए तुम्हें हमारे गाँव के बारे में जाना होगा। तो वह शख्स कहता है कि हमारा गाँव का नाम है रुद्रकुंडा, वहाँ की खूबसूरती उसकी हरियाली है, हम वहाँ लकड़ियाँ
लकड़ियां काट कर अपना जीवन जीते थे, बट हमें इसके नुकसान के बारे में पता नहीं था। तभी एक दिन हमारे गांव में विश्वनाथ जी आते हैं। वह देवता समान थे। जिन हाथों ने पेड़ काटा था उसी हाथों से उन्होंने पेड़ लगवाए और हमें खुशी से जीना सिखाया। तभी एक दिन हमारे गांव में एक राक्षस आया, सामी, जिसे गांजा उगाने के लिए जमीन चाहिए थी, तो वह उसके लिए पूरे रुद्रकुंडा गांव पर कब्जा कर लिया और विश्वनाथ को अपाहिज कर दिया। अब वह विश्वनाथ की पोती को बुलाकर उसे किडनैप करके गांजा उगाने वाला लाइसेंस चाहता है। वह शख्स कहता है कि इसलिए हम लोग इनका पीछा कर रहे थे ताकि उनकी बेटी को कुछ ना हो। तभी वह बताता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, वो लोग आते ही होंगे। इतने में वह उस होटल में आ जाते हैं और नीरा के बजाय दूसरी लड़की को उठा कर ले जाते हैं। दरअसल ज्योति से गांव का एक गुंडा उसकी खबर ले रहा था। वह कब आएगा, कहाँ रुका है और फिर कमरे का गलत पता बता देता है, जिससे वह किसी दूसरी लड़की को उठा ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इतना कुछ होने के बाद जॉन स्नो डर गया था। राम सोचता है कि ये तो सारा प्लान चौपट कर देगा, इसलिए वह कहता है कि तुम डर गए, मैंने नाटक किया था। जैसे तुमने भाड़े पर गुंडे मंगाए थे ना, वैसे मैंने भी। अब जॉन स्नो ठीक था। सुबह को वह रुद्रकुंडा गांव जाते हैं। वहां जैसे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि जो गुंडे होटल में आए थे ना, उन्हें सामी के लोग मारकर खंबे से बांधे थे और गांव के सभी लोगों को बंदी बनाया था। रुद्रा कहता है कि तुझको यहाँ बुलाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, अब तू अपने दादाजी से मिल ले। तो हम विश्वनाथ को देखते हैं जो अपाहिज हो चुका था, उसकी बुरी हालत थी। उसके बाद विश्वनाथ नीरज से कहता है कि वह तुम्हारे फार्मा कंपनी को जो दवा बनाने का लाइसेंस मिला है ना, उसे लेना चाहते हैं, जिससे वह दवा के आड़ में गांजा उगाएंगे और फिर गांजे से बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। हम देखते हैं कि राम नीरा को लेकर भागने लगता है और जब ये बात गुंडों को पता चलती है तो वह भी उसका पीछा करने लगते हैं। राम उन्हें घुमाते फिराते लास्ट में उसी घर के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये देखकर ज्योति शौक था। वह वॉकी टॉकी से बात करने की कोशिश करता है, बट वह देखता है कि वह नकली था, वह गन भी नकली थी। वह समझ जाता है कि इन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया था। वही राम और नीरा को देखते हैं। राम से बताता है कि जिन लोगों के लिए तुम आई थी उन लोगों को छोड़कर गई तो वह उन्हें मार देंगे, हमें ऐसे उनसे भागना नहीं चाहिए, हम उनका सामना करेंगे। उसके बाद राम वर्दा के गुंडों को बहुत मारता है और उसे भी मारता है। ये देखकर सभी हैरान थे। वह नीरा से कहता है कि अब फैसला आपके हाथों में है कि आप यहाँ रुक कर अपने के लिए लड़ोगी या भागोगी। तभी जॉन स्नो कहता है कि मुझे आज पता चला कि पैसों से बड़ा हमारा काम होता है, हमें 1.5 करोड़ मिला है, हम अपनी ड्यूटी करेंगे। इतने में राम कहता है कि 1.5 करोड़ नहीं, 6.5 करोड़। दरअसल राम जब वर्दा को मारता है ना, तो उससे कहता है कि मैं चाहता तो उस लड़की को लेकर भाग जाता, तो कुछ उखाड़ नहीं पाता, बट मेरे लिए पैसा सब कुछ है, इसीलिए तू बता कितना देगा। तो वर्दा बोलता है 5 करोड़, यानी राम वर्दा से भी डील कर लेता है। ये सुनकर जॉन स्नो को एक और शौक लगता है। वेल इसके बाद हम सामी को देखते हैं जो अपने माल का सैंपल लेकर डेविड भाई के आदमी एलेक्स के पास गया था। अगर एलेक्स को उसका माल पसंद आया तो वह उसके माल को इंटरनेशनल लेवल पर डील करेगा। हम देखते हैं कि सामी को दूसरा डीलर मारे जा रहा था। उसका कहना था कि तू बोल रहा है कि तेरा माल मेरे माल से बढ़िया है। हम देखते हैं कि सामी चुपचाप मार खा रहा था। तभी एलेक्स उसका माल फूकता है और फूकते ही चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि ऐसा माल मैंने पहले कभी नहीं देखा, किसका माल है? तो सामी कहता है कि मेरा माल है। अब वह डेविड से बताता है और डील फिक्स करता है। उसके बाद वह उस बंदे से कहता है कि तुमने भी किसी की जगह ली थी, आज मैंने तेरी जगह ले ली, आप बधाई नहीं देगा क्या? तभी उसके गले लगता है। सामी उसे अपने हाथों से दबाकर मार देता है। उसके बाद हम राम और नीरा को देखते हैं। राम नीरा को खूब चढ़ाता है कि उसका दिमाग बहुत तेज है, वह गांव वालों को उनके चंगुल से छुड़ाकर यहाँ से जाएगी। वही वह फैसला लेते हैं कि हम यहीं पर रहकर उन पर नजर रखेंगे। नीरा कहती है कि हमें उनके बारे में पता करना पड़ेगा। वेल यहीं पर राम जॉन स्नो को बताता है कि अब वह 6000 करोड़ के चक्कर में पड़ चुका है, यानी वह नीरा को फंसाने की बात कर रहा था। इसके बाद हम सामी को देखते हैं जिसे वर्दा बताता है कि हमने लड़की को पहाड़ी वाले फार्म हाउस पर रखा है। तभी सामी उसका घाव देखता है। वर्दा झूठ बोलता है, उसका कहना था कि वह कांटा में फंस गया था। और यहीं पर यह भी पता चलता है कि सामी ने अपने बाप को भी मार दिया था, क्योंकि वह लड़की को किडनैप करने के खिलाफ था। वह मना करता है कि ऐसा ना करे, इसलिए सामी उन्हें भी मार देता है। इसके बाद
बाद एक बार फिर नीरा को देखते हैं जो राम से कहती है कि हमें ग्रामीण सहायता केंद्र जाना चाहिए, वहाँ हमें गांव वालों और अफसर के बारे में पता चल सकता है। अब हम दोनों उसके पास जाते हैं। हम देखते हैं कि कलेक्टर जबरदस्ती हर चीज को सही कर रहा था, यानी उसके हिसाब से गाँव वाले खुश थे। तो नीरा कहते हैं कि सुना है गाँव में गांजा की खेती हो रही है, उसकी भी जाँच होनी चाहिए। तो कलेक्टर उनकी बात टालते हुए सामी से मिलने जाता है। हम देखते हैं कि सामी के साथ मिनिस्टर भी था। वह सामी को डांटते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तुम बेवजह जिसे चाह रहे हो उसे मारते जा रहे हो, इससे मेरी कुर्सी खतरे में है। वह लड़की के बारे में भी पूछता है। तभी वहाँ कलेक्टर आ जाता है। हम देखते हैं कि राम और नीरा उसकी गाड़ी में छिपकर वहाँ आए थे। तो ये बात सामी को पहले ही पता चल जाती है। वह उन्हें बुलाता है। तभी नीरा कलेक्टर से कहती कि आपने बोला था कि गांजा की खेती करने वाले के खिलाफ एक्शन लूंगा, यहाँ तो बहुत ज्यादा खेती की जा रही है, तो आप एक्शन लेंगे ना। ये सुनकर कलेक्टर की हवा टाइट हो जाती है। तभी नीरा सामी को ब्लैंक चेक देती है। उसे कहती है कि तुम जितना चाहते हो उतना करोड़ भर सकते हो और फिर हमारे गांव और देश को छोड़कर चलता बनो। इतने में अचानक सामी कुल्हाड़ी से चेक पर मारता है, जिससे नीरा डर जाती है। सामी का कहना था कि उसके लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, मार्केट इम्पोर्टेंट है। उसे तेरे पिता की कंपनी का लाइसेंस चाहिए, अगर नहीं मिला तो पूरा गाँव शमशान में बदल दूंगा। अब हम नीरा को गाड़ी में बिठाकर उसके पास आता है। लाइसेंस अगर नहीं मिला तो पूरा गांव शमशान में। अब राम नीरा को गाड़ी में बिठाकर उसके पास आता है। उससे कहता है कि मैंने तेरे आदमियों को बहुत मारा था और लड़की के बदले 5 करोड़ भी मांगा था, बट वर्दा ने पैसे नहीं दिए। वर्दा इस बात से इनकार करता है, बट राम उसे बताता है कि तू क्या समझता है, तेरे मालिक को नहीं पता क्या, उसने तेरी पिटाई वाला वीडियो देख लिया है। यानी उसने हर जगह कैमरा फिट किया था। राम हर कैमरे को दिखाता है और बताता है कि इसने पूरे गांव में कैमरा लगाया है। उसके बाद राम सामी को धमकाते हुए बोलता है कि इस गांव में राम सामी को धमकाते हुए बोलता है कि इस गांव के बारे में भूल जा, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर सामी उसे गले लगने को बोलता है ताकि वह उससे मार सके, बट राम कहता है कि मैं गले नहीं लगता। ये कहते हुए चला जाता है। इधर सामी को डेविड भाई गांजे की डीलिंग के लिए परमिशन दे देता है, जिससे वह बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ विश्वनाथ अपनी पोती से नाराज था क्योंकि वह यहाँ से नहीं गई। वह कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत समझाया कि तुम यहाँ से चली जाओ, पर तुम नहीं मानी, तुम भी अपनी माँ की तरह जिद्दी हो। तभी राम उनसे कहता है कि तुम्हारी पोती बिल्कुल आपके जैसी है, जैसे आप गांव वालों की मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सके, वैसे ये भी आप लोगों को मुसीबत में कैसे छोड़कर जा सकती है। वेल इसके बाद नीरा राम के साथ गांव वालों को समझा रही थी कि वह ऐसे चुप न रहें, जिससे मुसीबत और बढ़ जाएगी। तभी गांव वाले कहते हैं कि अगर हम उनके खिलाफ जाएंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। ये कहते हुए सभी लोग भाग जाते हैं। अब राम नीरा से कहता है कि हमें प्लान बी अपनाना चाहिए, यानी उनको उनका फोन हैक करना पड़ेगा, जिससे वह किन लोगों के कांटेक्ट में है सब पता चल जाएगा। तो हम देखते हैं कि राम ने पहले से ही उसका फोन हैक कर लिया था। वह उसके साथ साथ उसके आदमियों के भी फोन को हैक कर लिया था और वह जिनसे कांटेक्ट करते थे ना, सबके बारे में जान चुके थे। हालांकि ये बात सामी को भी पता चल जाती है कि कोई उनका फोन हैक कर लिया है, बट कौन ये है पता नहीं। इतने में मिनिस्टर उसके पास जाता है। वह गुस्से से कहता है कि वह धीरे धीरे हमारी पोल खोल रहा है और हम है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तभी उसका आदमी कहता है कि डेविड भाई ने मैसेज किया है कि माल कब भेजोगे। अब इस सोच में पड़ जाते हैं कि अगर ये हैकर ने भेजा होगा तो तब भी दिक्कत होगी, अगर डेविड भाई ने भेजा हो और उसका जवाब नहीं दिया तो वह मार देगा। हालांकि दोनों तरह से परेशान थे। अब सामी एक प्लान बनाता है। उसका कहना था कि हमें तो पता चल गया है कि कोई हमारा फोन हैक कर लिया है, बट क्या उसे इस बारे में पता है। ये कहते हुए सामी कहता है कि मिनिस्टर के अकाउंट में 1 करोड़ डाल दो, जिससे हैकर उनके पैसे को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा और फिर हमें ये पता चल जाएगा कि पैसा कहाँ ट्रांसफर हुआ है। वेल सामी ऐसा ही करता है, वह पैसे डाल देते हैं। इतने में उसका दोस्त पैसे निकालकर अनाथ आश्रम के अकाउंट में डाल देता है। जब ये बात राम को बताता है तो वह गुस्सा होता है कि तूने ये क्या कर दिया, ये उनकी चाल हो सकती है। इधर हम देखते हैं कि वह पता लगा लेते हैं कि हर अनाथ आश्रम जाकर उनको मारने लगते हैं और जलाने लगते हैं। इस डर से राम कहता है कि तू उनको मेरा फोटो भेज दे, नहीं तो वो अनाथ आश्रम को जला देंगे। वेल अब उसका दोस्त राम को फोटो भेज देता है। ये देखते ही गुंडे लोग उसको मारने आते हैं और फिर उसे पकड़कर बांध देते हैं। वह राम को नशा में कर रहे थे कि वह नशा में हो जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तभी सामी वर्दा को बताता है कि ये उस लड़की के लिए
नहीं आया है, वह उसके दादाजी के लिए आया है। अब यहीं पर पता चलता है कि एक दिन विश्वनाथ ट्रेन से दिल्ली जा रहा था, तभी वह स्टेशन पर देखता है कि एक बूढ़ी औरत किसी से पैसा मांग रही थी, तो वह देने से इनकार करता है। ये देखते ही विश्वनाथ उसकी मदद करना चाहता था, बट उससे पहले राम वहां पर मौजूद था। वह उस शख्स का पर्स नीचे गिरा कर कहता है कि सर आपका पर्स गिर गया था। ये देखते ही वह उसे पैसे देता है, तो राम वही पैसे उस बुढ़िया को दे देता है। ये देखकर विश्वनाथ का दिल भर आता है। वह नीचे उतरकर उसे अपने साथ आश्रम ले जाता है। वहाँ के ऑनर से कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आऊंगा, तो इसे ले लूँ जाऊंगा। जब विश्वनाथ 2 दिन बाद आता है ना, तो राम कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा और सबकी भलाई करूंगा। अब विश्वनाथ उनके आश्रम को हर महीने पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद विश्वनाथ को गांव में सामी मारकर अपाहिज बना देता है, जिससे वह आश्रम की मदद नहीं कर पा रहे थे। तो इस बारे में एक दिन राम को पता चल जाता है। तब से वह उसकी पोती के आने में भी प्लान बनाया था और वह तभी से उनकी रक्षा कर रहा था। तो एक बार फिर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं। राम कहता है कि दादाजी को किसी ने छुआ तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद जबरदस्त लड़ाई होती है। राम सबको बहुत मारता है। उसके बाद सामी उन्हें एक फेक वीडियो दिखाता है, जिसमें वह ये बताता है कि इस गांव के लोग गांजा की खेती करते हैं और उनका हेड है विश्वनाथ। ये देखते ही सब हैरान थे। अगर ये वीडियो बाहर आ गया तो सब फंस जाएंगे। सामी कहता है कि अगर ये वीडियो डिलीट करवाना है तो मुझे वो लाइसेंस चाहिए। अब सभी डर जाते हैं। नीरा अपने पिता को सारी सच्चाई बताकर लाइसेंस मंगवा लेती है। राम मना करता है, फिर भी नीरा नहीं मानती। वह सामी को लाइसेंस दे देते हैं। सामी राम से कहता है कि इस चीज के लिए सम्मान तो बनता है। वह उसे गले मिलने को बोलता है। इस बार राम गले लगता है। सामी उसे जोर से दबाता है, बट राम को कुछ नहीं होता। इससे चिढ़कर सामी कहता है कि अगर तू वीडियो और गांव वालों को सही सलामत चाहता है ना, तो मेरा माल तू पहुंचा करा। अब राम वर्दा के साथ माल पहुंचाने जाता है। उसके बाद सामी को कॉल आता है कि तूने डेविड भाई का माल नहीं पहुंचाया, अब वो इंडिया आ रहे हैं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तभी सामी हैरान था। वह कहता है कि माल कहाँ गया। वह देखता है कि उसके आदमी लोग भी बदल चुके थे, यानी वह भाग चुके थे। इतने में राम उससे कहता है कि तेरा माल मेरे पास है, बता कितना पैसा देगा। सामी कहता है कि कितना पैसा चाहिए। तभी राम उसे गुस्सा दिलाते हुए कहता है कि जैसे तूने गांव वालों को अनाथ किया था ना, वैसे मैंने भी तेरे आदमियों को तेरे खिलाफ भड़काकर तुझे अनाथ कर दिया हूँ। ये सुनते ही सामी उसे मारने की कोशिश करता है। राम कहता है कि तू मुझे मार क्या, छू भी नहीं सकता। सामी सही का उसे छू नहीं सकता। इतने में वहाँ विक्टर आ जाता है। वह सामी को पकड़कर कहता है कि लोगों को पैसे चुराने वाला रॉबिन हुड। सामी कहता है कि कौन रॉबिन हुड। दरअसल जब मिनिस्टर के अकाउंट से पैसे गायब हुए थे ना, तो वह सबसे पहले सामी के अकाउंट में ही ट्रांसफर हुआ था। हालांकि राम के दोस्त ने उसका फेक प्रोफाइल बनाया था, जिससे विक्टर उसे ही रॉबिन हुड समझकर जेल में बंद कर देता है। उसके बाद मिनिस्टर उससे जेल मिलने आता है कि देखो कौन है रॉबिन हुड। वह सामी को देखकर चौंक जाता है, बट विक्टर से कुछ नहीं बोलता। वह कहता है हो सकता है यही रॉबिन हुड। तभी हम उसी जेल में सामी के साथ डेविड को भी देखते हैं, जिसे भी राम ने बड़ी चालाकी से पकड़वा दिया था। दरअसल जब उसका माल नहीं मिला तो वह इंडिया आकर सबको मार रहा था, जिससे वह भी पकड़ा जाता है। यहीं पर कहानी का द एंड हो जाता है।